आज हम एक ऐसी दुनिया में चल रहे हैं जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। साल था 1922 और किताब थी द प्रैक्टिस ऑफ ऑटो सजेशन, जो एमील कुए के तरीकों पर आधारित थी। हाँ, और ये किताब हमें फ्रांस के एक शहर नैन्सी में ले जाती है। वहाँ एक क्लिनिक था जहाँ लोग बहुत गंभीर बीमारियों के साथ आते थे। और अक्सर कुछ ही मुलाकातों में ठीक होकर मतलब अपने पैरों पर चलकर वापस जाते थे। ये सुनने में किसी चमत्कार जैसा लगता है। बिल्कुल। और इस किताब के जो लेखक थे सी हैरी ब्रुक्स, वो कोई दूर बैठकर लिखने वाले पत्रकार नहीं थे। अच्छा, मतलब अपनी आंखों से सब कुछ देखने के लिए। हाँ, ताकि वो इस तरीके को समझ सकें। और देखिए, कुएं का जो मूल सिद्धांत था वो उस समय के हिसाब से तो बहुत ही क्रांतिकारी था। उनका मानना था कि इलाज की असली शक्ति किसी डॉक्टर या दवा में नहीं है। तो फिर किस में है? वो कहते थे कि शक्ति हर इंसान के अपने अंदर है, उसके अपने दिमाग में। तो आज हम इसी चीज की गहराई में उतरेंगे। ये ऑटो सजेशन या आत्म सुझाव, ये आखिर था क्या? ये काम कैसे करता था? और वो कौन सी कहानियां हैं जो आज भी इतने साल बाद हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं? चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले उस क्लिनिक की बात करते हैं। जब हम क्लिनिक शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक अस्पताल जैसी तस्वीर आती है, सफेद दीवारें, दवाइयों की गंध। क्या नैन्सी का माहौल वैसा ही था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और शायद यही सबसे पहली अनोखी बात थी। वो जगह किसी अस्पताल जैसी थी ही नहीं। वो क्लिनिक कुएं के अपने घर से जुड़ा हुआ था, एक बहुत खूबसूरत बगीचे में। अरे वाह! हाँ, लेखक बताते हैं कि जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मरीज बेर और चेरी के फूलों से लदे पेड़ों के नीचे बैठे हैं, आराम से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। मतलब माहौल में कोई तनाव नहीं था। कोई तनाव नहीं, बल्कि एक सुकून और एक उम्मीद थी। लोग फूलों की क्यारियों के बीच टहल रहे थे। ये तो किसी हेल्थ रिट्रीट जैसा लग रहा है। और वहाँ किस तरह के लोग आते थे? मतलब क्या कोई खास तरह की बीमारियों का इलाज होता था? नहीं, यही तो और भी हैरान करने वाली बात थी। हर तरह के लोग थे। एक अधेड़ उम्र का आदमी पेरिस से आया था। उसे नर्वस सिस्टम की कोई गंभीर समस्या थी। उसके हाथ पैर लगातार कांपते रहते थे। अच्छा? चलने में भी बहुत दिक्कत होती थी। एक कारोबारी था जो आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा था। उसे हर वक्त मतलब अनजाने डर घेरे रहते थे। और शारीरिक बीमारियां? हाँ, कुछ लोग सालों पुराने गठिया से, लकवे से और दूसरी पुरानी बीमारियों से परेशान थे। मतलब शारीरिक और मानसिक हर तरह की समस्या वाले लोग वहां थे। इतनी अलग अलग परेशानियां, लेकिन क्वे का मानना था कि इन सब की जड़ एक ही है। ये थोड़ा अजीब लगता है। उनका क्या तर्क था इसके पीछे? उनका फंडा बहुत सीधा था। वो मरीजों से कहते थे, तुमने सालों से अपने अचेतन मन में मतलब अनकॉन्शियस माइंड में गलत बीज बोए हैं। अब समय है अच्छे बीज बोने का। बिल्कुल। उनका सिद्धांत ये था कि हमारा दिमाग जिस भी विचार को सच मानकर उस पर हावी हो जाता है, हमारा शरीर और हमारा मन उसे हकीकत में बदल देता है। चाहे वो विचार बीमारी का हो या फिर सेहत का। सही बात। और यहीं पर उनका वो आइडिया आता है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। इच्छा शक्ति, विल पावर बनाम कल्पना, इमेजिनेशन। हाँ, ये उनके काम का सार है। हम सब तो हमेशा अपनी विल पावर बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन कोई कह रहे थे कि असली ताकत कल्पना में है। ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है ना? बिल्कुल। और वो कहते थे कि कोशिश करना ही समस्या की जड़ है। जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं तो आपकी कल्पना को सिग्नल मिलता है कि ये काम मुश्किल है, और वो उसे और मुश्किल बना देती है। जैसे उस कारोबारी ने कहा होगा कि मैं डर से निकलने की कोशिश करता हूं। हाँ, ठीक यही। उसने कुएं से कहा, मैं डरों से छुटकारा पाने की बहुत कोशिश करता हूं। तो कुएं ने जवाब दिया, तुम बस खुद को थका रहे हो। जितनी कोशिश करोगे वो विचार उतने ही ज्यादा लौट कर आएंगे। उनका एक ही नियम था, जब इच्छा शक्ति और कल्पना के बीच जंग होती है तो जीत हमेशा कल्पना की होती है। पर ये सुनने में थोड़ा किताबी लगता है। क्या वो इसे किसी तरह से साबित भी करते थे? हाँ, वो इसे एक बहुत ही सरल और असरदार प्रयोग से सबके सामने साबित करते थे। क्या था वो प्रयोग? वो किसी मरीज से कहते कि अपनी उंगलियों को आपस में फंसाकर कसकर हाथ बांध लो। फिर वो कहते, अब ये सोचो कि तुम अपने हाथ नहीं खोल सकते। ये ख्याल मन में लाओ कि तुम खोलना तो चाहते हो पर खोल नहीं पा रहे। अब कोशिश करो। और जितनी ज्यादा कोशिश करोगे हाथ उतने ही कसते जाएंगे। एक मिनट, क्या सिर्फ ये सोचने से कि मैं अपना हाथ नहीं खोल सकता, वो सच में नहीं खुलता था? मतलब इसके पीछे का विज्ञान क्या था? ये सवाल बिल्कुल जायज है और वहां हर किसी के मन में आता था। और सच में ठीक ऐसा ही होता था। मरीज जितनी ताकत लगाता उसकी पकड़ उतनी ही मजबूत हो जाती। उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ जाते थे।
ओ बाप ले। ऐसा लगता है जैसे हाथ किसी बाहरी ताकत ने जकड़ लिए हों। कुएं के मुताबिक ये जादू नहीं था, ये दिमाग का एक सीधा साधा नियम था क्या नियम? कि आपका शरीर आपकी इच्छा का पालन नहीं कर रहा था, वो आपकी कल्पना या आपके प्रमुख विचार का पालन कर रहा था। अच्छा। और फिर जैसे ही कुएं कहते, अब ये सोचो मैं अपने हाथ खोल सकता हूं, बस ये सोचते ही मरीज के हाथ बिना किसी जोर के आसानी से खुल जाते। वाह, ये तो दिमाग को हिला देने वाला प्रयोग है। इसका कोई असल जिंदगी का उदाहरण है जहां ये सिद्धांत किसी बड़ी बीमारी पर काम आया हो? इसका सबसे असरदार उदाहरण उस लोहार का है जो 10 साल से अपना दाहिना हाथ कंधे से ऊपर नहीं उठा पा रहा था। 10 साल से? हाँ, वो एक हट्टा कट्टा किसान था, लेकिन इस एक चीज ने उसे लाचार बना दिया था। कुएं ने उसे समझाया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो 10 साल से लगातार यही सोच रहा था, यही कल्पना कर रहा था कि वो अपना हाथ नहीं उठा सकता। तो उन्होंने उसका इलाज कैसे किया? प्रक्रिया बहुत दिलचस्प थी। पहले कुएं ने उस आदमी से अपनी आंखें बंद करने को कहा और फिर दोनों ने मिलकर एक फ्रेंच वाक्य सापासे, मतलब ये गुजर रहा है, इसको बहुत तेजी से दोहराना शुरू किया। और इतनी तेजी से क्यों? ताकि दिमाग को विश्लेषण करने का, मतलब तर्क करने का मौका ही न मिले। जब आप कोई बात इतनी तेजी से दोहराते हैं तो वो आपके कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सीधे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। एक तरह की मनोवैज्ञानिक हैकिंग। बिल्कुल। वो उस आवाज को इतनी तेजी से दोहरा रहे थे जैसे किसी मशीन की घरघराहट हो, और इस दौरान कुएं उसके कंधे को धीरे धीरे सहलाते रहे। आधे मिनट से भी कम में उस आदमी ने कहा कि उसका दर्द चला गया है। दर्द का जाना तो उसके लिए विश्वास की पहली सीढ़ी रही होगी। हाँ, उसके चेहरे के भाव ही बदल गए। तब कुएं ने एक बहुत ही भरोसेमंद आवाज में कहा, अब सोचो कि तुम अपना हाथ उठा सकते हो। कल्पना करो, सोचो, मैं उठा सकता हूं। और उस आदमी ने बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी झिझक के अपना हाथ पूरा ऊपर उठा लिया, सीधा छत की तरफ। 10 साल बाद? ये तो कमाल है। पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। कुएं ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मेरे दोस्त, तुम ठीक हो गए हो। फिर उन्होंने कहा, इसे साबित करो, मुझे कंधी पर मारो। हाँ। उस आदमी ने हंसते हुए धीरे से मारा। कुएं ने दोकसाया, और जोर से, जितना जोर से मार सकते हो। और फिर वो लोहार, जो कुछ मिनट पहले अपना हाथ नहीं हिला पा रहा था, अपने पूरे जोर से लगातार मारने लगा जब तक कुएं ने उसे रोकने को नहीं कहा। अविश्वसनीय। वो आदमी अपनी सीट पर वापस बैठ गया और हैरान होकर बार बार अपना हाथ ऊपर उठाकर खुद से फुसफुसा रहा था, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। ये कहानी तो गजब की है। एक इंसान की जिंदगी 10 मिनट में बदल गई। लेकिन कुएं ये सब एक एक करके तो सभी के साथ नहीं कर सकते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां तो बहुत लोग आते थे। तो क्या उन्होंने इसे बड़े पैमाने पर करने का कोई तरीका निकाला था? हाँ, और वही उनका अगला कदम था। इन व्यक्तिगत चमत्कारों के बाद एक ग्रुप सेशन होता था। कुएं सभी मरीजों से अपनी आंखें बंद करने के लिए कहते, फिर वो एक बहुत धीमी और एक रस मोनोटोनस आवाज में सुझाव देना शुरू कर दे, ताकि बातें सीधे अचेतन मन में बैठ जाएं। बिल्कुल। वो किस तरह के सुझाव देते थे? क्या वो हर किसी की बीमारी का नाम लेते थे? नहीं, सुझाव बहुत व्यापक और सकारात्मक होते थे, जो हर किसी पर लागू हो सकें। जैसे, आज से आपका पाचन अच्छे से काम करेगा, आप रात को अच्छी और गहरी नींद सोएंगे, और सुबह तरोताजा उठेंगे। हाँ, अगर आप उदास रहते हैं तो अब से आप खुश और शांत रहेंगे, आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा। और उनका एक मुख्य मंत्र था, मुश्किल, असंभव जैसे शब्दों को अपनी डिक्शनरी से निकालकर ये आसान है से बदल दो। तो सवाल ये है कि इन ग्रुप सेशंस का नतीजा क्या होता था? क्या वाकई लोगों पर इतना गहरा असर होता था? नतीजे वाकई हैरान करने वाले थे। लेखक ने लिखा है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जो लोग सुबह क्लिनिक में लाठी के सहारे मुश्किल से लंगड़ाते हुए आए थे, वो सेशन खत्म होने के बाद बगीचे में बिना किसी सहारे के दौड़ लगा रहे थे। दौड़ लगा रहे थे? सच में? हाँ, दौड़ लगा रहे थे। एक और घटना का जिक्र है। एक महिला थी जिसे 5 साल से अपच की गंभीर समस्या थी। हालत इतनी खराब थी कि वो सिर्फ दूध पीकर जी रही थी। हाँ, कुछ और पचा ही नहीं पाती थी। उसने सुबह के सेशन में हिस्सा लिया। उसी दोपहर वो शहर के एक रेस्टोरेंट में गई और पूरा लंच खाया, सूप से लेकर डेजर्ट तक। और उसे कोई तकलीफ नहीं हुई? जरा भी नहीं। कुछ ही दिनों में उसकी सेहत और मिजाज दोनों सुधर गए। कमाल है। ये विल पावर वर्सेस इमेजिनेशन वाली बात आज भी कितनी रेलेवेंट है। हम जिम जाने या कोई बुरी आदत छोड़ने के लिए अपनी इच्छा शक्ति से लड़ते रहते हैं और हार जाते हैं। शायद हम गलत लड़ाई ही लड़ रहे हैं। बिल्कुल। कुएं का तरीका था कि लड़ने की जगह अपनी कल्पना को अपने साथ मिला लो। एक और किस्सा है। लंदन से एक आदमी आया था,
ट्रेन से उतरते वक्त उसके घुटने में गंभीर मोच आ गई थी। अच्छा, और वो भी क्लिनिक में था? हाँ, और उसने मजाक में कुएं को इस बारे में बताया। कुएं ने बस इतना कहा, ये कुछ नहीं है, और अपना सेशन शुरू कर दिया। सेशन के आखिर में जब कुएं ने अचानक उससे पूछा, वैसे तुम्हारा घुटना कैसा है, तो उस आदमी को एहसास हुआ कि दर्द पूरी तरह जा चुका था। वो खुद हैरान था क्योंकि उसका ध्यान उस पर था ही नहीं। ये सब बड़ों की बातें हैं, क्या ये तरीका बच्चों पर भी काम करता था? उनका मन तो और भी ज्यादा कल्पनाशील होता है। हाँ, और ये इस पूरी कहानी का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। बच्चों के लिए एक अलग क्लिनिक था, जिसे कुएं की ही एक पूर्व मरीज मैडेमोइसेल कॉफमैन चलाती थीं। अच्छा, उनका तरीका और भी ज्यादा कोमल था। वो बच्चों को अपनी गोद में बिठाकर लगभग फुसफुसाते हुए बहुत प्यार से सुझाव देती थीं। एक बड़े से कमरे में, जहां दीवारों पर चमकीली तस्वीरें और खिलौने थे, कई माएं अपने बच्चों के साथ बैठी होती थी। वो बच्चों को किस तरह के सुझाव देती थी, शारीरिक या व्यवहारिक? दोनों तरह के। अगर किसी बच्चे के पैर में अब टेढ़ापन है, तो वो उसके पैर को सहलाते हुए बताती कि कैसे उसका पैर सीधा और मजबूत हो रहा है। और इसके साथ ही वो अच्छे व्यवहार के सुझाव भी देती थी, जैसे कि तुम हर दिन और ज्यादा आज्ञाकारी, खुश और साहसी बन रहे हो। और बच्चे उनकी गोद में बहुत शांति से बैठे सब सुनते रहते थे। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि कुएं खुद को कोई चमत्कारी हीलर या गुरु मानने लगे होंगे। बिल्कुल इसके उलट। और शायद यही उनके तरीके की सबसे बड़ी ताकत थी। वो हमेशा कहते थे, मुझ में कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी एक भी व्यक्ति को ठीक नहीं किया है। तो फिर इलाज कौन कर रहा था? वो कहते थे, इलाज का साधन तुम्हारे अपने अंदर है। वो खुद को बस एक एजेंट मानते थे जो लोगों के मन में सेहत के विचार डालने में मदद करता था। वो लोगों को अपनी किस्मत का पायलट बनने के लिए कहते थे। और उन्होंने दुनिया को एक बहुत ही आसान सा मंत्र दिया, जिसे हर रोज दोहराना था। हाँ, सुबह उठने पर और रात को सोने से पहले, बस 20 बार। और वो मंत्र था, हर दिन हर तरह से मैं और बेहतर होता जा रहा हूँ। डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। ये किताब उन सभी को समर्पित है जो अपनी ही कमियों से संघर्ष कर रहे हैं। 100 साल से भी ज्यादा पुरानी ये तकनीक इस एक गहरे विचार पर बनी थी कि जो कहानियां हम खुद को सुनाते हैं वो हमारे शरीर और मन की हकीकत बन जाती हैं। और कुएं ने दिखाया कि जो कहानियां हम अनजाने में खुद को सुनाते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता या मेरी ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, वो भी सच हो जाती हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि आज इस पल में हम अपने अचेतन मन में कौन से बीज बो रहे हैं। वो कौन सी शांत लगातार चलने वाली कहानियां हैं जो हम खुद को अपने बारे में, अपनी सेहत के बारे में और अपनी क्षमताओं के बारे में सुना रहे हैं। और क्या एक अलग कहानी वाकई एक अलग हकीकत बना सकती है?